जब आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो इसे महज संयोग मत समझिए। यह प्रकृति का संदेश है, एक ऐसा इशारा जिसे नजरअंदाज किया तो शायद जिंदगी दोबारा मौका न दे। अब पीछे मुड़ने का समय नहीं है। अब आपको आगे बढ़ना है। रेत, सन्नाटे और अनजाने डर के बीच उस गडरिये के साथ जिसने एक सपना देखा और अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। सेंटियागो जब मिस्र की ओर पहला कदम बढ़ाता है तो वह नहीं जानता कि आगे सोना मिलेगा या सब कुछ खो जाएगा। उसे बस इतना पता है कि अगर वह रुका तो भीतर कुछ हमेशा के लिए मर जाएगा। हर निशान, हर हवा का झोंका, हर अजनबी एक परीक्षा है। क्या यह रास्ता सही है या कोई और भ्रम? यही वह पल है जहां कहानी सांस रोक लेती है और सवाल उठता है, क्या हम अपने सपनों पर भरोसा करने की हिम्मत रखते हैं? द अल्केमिस्ट का यह हिस्सा सिर्फ एक यात्रा की शुरुआत नहीं, बल्कि आपके लिए भी एक चुनौती है। अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो समझ लीजिए, अब प्रकृति आपको पुकार रही है। आइए, गडरिये के साथ आगे बढ़िए और शायद इस सफर में आपकी अपनी मंजिल भी आपका इंतजार कर रही हो। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़ सकें और इसी प्रकार के अद्भुत और अनोखे उपन्यासों को सुनते रहें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के इस उपन्यास के अगले भाग की ओर। तरीफा में सबसे ऊंची पहाड़ी पर मूरों द्वारा बनवाया गया पुराना किला है। उसके प्राचीरों पर चढ़कर अफ्रीका की एक झलक देखी जा सकती है। एक शाम सलीम का राजा मेल्विजेडेक उसकी प्राचीर पर बैठा था। धीमी धीमी बहती पुरवाई उसके चेहरे को सहला रही थी। पास ही खड़ी भेड़ों में चुलबुलाहट थी। वे बेचैन और आशंकित थीं, अपने नए मालिक से, उत्तेजित थीं उसके बदलाव से। पर उन्हें तो बस दो ही चीजों से वास्ता था, चारा और पानी। उनकी दुनिया तो यहीं तक सीमित थी। मेल्विजेडेक ने एक छोटे जहाज को बंदरगाह से बाहर जाते हुए देखा। अब वह उस लड़के से कभी नहीं मिल सकेगा, ठीक वैसे ही जैसे वह अब्राहम से कभी नहीं मिल सका। उससे भी तो उसने 1/10 वसूल की थी। यही था उसका धंधा। देवताओं और ईश्वर को तो इच्छाविहीन होना चाहिए, क्योंकि उनकी तो कोई नियति नहीं होती। फिर भी उस लड़के के बारे में सोचकर सलेम के बादशाह ने उसकी सफलता के लिए भरपूर प्रार्थना की। उसने खुले हुए आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे मेरे प्रभु, जैसा कि आपने कहा है और मैं जानता हूं कि यह मिथ्याभिमान की पराकाष्ठा है, मगर एक बूढ़े बादशाह को अपने ऊपर इतना सा गर्व करने का अधिकार तो हो ही सकता है। अफ्रीका भी कैसा अजीब देश है, लड़के ने सोचा। वह एक शराब खाने में बैठा था। यह शराब खाना भी वैसा ही था जैसा उसने टेंजियर की तंग गलियों में देखा था। कुछ लोग हुक्का पी रहे थे और कश ले लेकर हुक्के की नली एक दूसरे की ओर बढ़ा रहे थे। कुछ ही घंटों में उसने बहुत कुछ देख लिया। आदमियों को एक दूसरे का हाथ थाम कर चलते हुए और औरतों के बुर्कों से ढके हुए चेहरे। मौलवी जो मीनारों पर चढ़कर अजान दे रहे थे और हर कोई घुटनों के बल बैठकर माथा जमीन से लगा रहा था। गैर ईसाई नास्तिक ही ऐसा करते हैं, लड़के ने अपने आप से कहा। उसे याद आया बचपन में गिरजाघरों में सफेद घोड़े पर सवार, हाथ में म्यान में रखी तलवार लिए सेंटियागो मेटामोरस की जो मूर्ति उसने देखी थी। उसके सामने भी लोग ऐसे ही झुके हुए थे। उसका जी घबराने लगा और वह अपने आप को एकदम अकेला महसूस करने लगा और उसे लगा कि नास्तिक लोग उसे घूर रहे हैं। इन लोगों को देखने से ही लगता था कि इनके मन में कोई पाप छिपा है। इसके अलावा अफरा तफरी में एक बात तो उसके ध्यान से उतर ही गई थी। केवल एक बात ऐसी थी जो उसको खजाने तक पहुंचने में देरी का कारण बन सकती थी। वह थी कि इस देश में केवल अरबी ही बोली जाती है। शराब खाने का मालिक उस लड़के के पास आया तो लड़के ने उसी पेय की फरमाइश की जो बगल की मेज वाले पी रहे थे। पीने पर पता चला, अरे यह तो कड़वी चाय है। उसका मन तो मदिरा पीने का था, लेकिन अभी के लिए चिंता का यह विषय नहीं था। चिंता तो उसे खजाने की करनी थी और उस तक कैसे पहुंचा जाए इसकी। भेड़ों की बिक्री से उसके पास काफी पैसा आ गया था। वह जानता था कि पैसे में बड़ा जादू होता है। पैसा हो तो आदमी कभी अकेला नहीं रहता।
थोड़े ही दिनों में वह पिरामिडों में होगा। रत्न जटित स्वर्ण कवच वाला वह वृद्ध बादशाह अपने हिस्से की केवल 6 भेड़ों के लिए झूठ नहीं बोलेगा। खाड़ी पार करते हुए उस बूढ़े द्वारा बताए संकेतों और शकुनों का ध्यान उसे आया था। हाँ, उस बूढ़े को पता था कि वह क्या बोल रहा है। अंडलूसिया के मैदानों को पार करते समय उस लड़के ने सीख लिया था कि जमीन और आसमान को देखकर कैसे तय किया जाता है कि उसे कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। एक खास चिड़िया की चहचहाट सुनकर उसे पता लग जाता था कि कोई जहरीला सांप कहीं आसपास ही है। किसी खास तरह की झाड़ी देखकर वह भांप लेता था कि इस इलाके में पानी जरूर मिलेगा। यह सब उसने अपनी भेड़ों से ही सीखा था। उसने सोचा, अगर ईश्वर भेड़ों को रास्ता दिखा सकता है तो आदमियों को क्यों नहीं। यह सोचकर उसका जी हल्का हो गया। चाय की कड़वाहट कुछ कम हो गई। तुम कौन हो? स्पेनी भाषा में किसी ने उससे पूछा। लड़के को सुकून मिला। वह चिन्हों शकुनों के बारे में सोच रहा था और कोई प्रकट हो गया। अरे, आप स्पेनी भाषा में कैसे बोल लेते हैं? लड़के ने पूछा। तो उस नौजवान ने, जिसने यूं तो पाश्चात्य पोशाक पहन रखी थी मगर उसके शरीर का रंग इस शहर वालों जैसा ही था, उसकी उम्र और कद लगभग उसी के समान था, कहा, यहाँ हर कोई स्पेनी भाषा ही बोलता है। स्पेन यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर है। बैठो, मैं तुम्हारे पीने के लिए कुछ मंगवाता हूँ। लड़के ने कहा, मैं भी थोड़ी शराब लेना चाहूंगा। मुझे यह चाय बिल्कुल पसंद नहीं आई। इस देश में कोई शराब नहीं मिलती, नवयुवक ने जवाब देते हुए कहा। यहाँ के धर्म में शराब पीना हराम है। लड़के ने शराब की बात छोड़कर उस नवयुवक से अपने पिरामिड जाने की बात कही। उसकी जबान पर खजाने की बात आ ही गई थी कि उसने अपने आप को रोक लिया। अगर खजाने की बात वह उस अरबी युवक को बता देता तो हो सकता है कि वह भी बदले में कुछ मांग लेता। उसे बूढ़े बादशाह की बात याद आ गई। जो चीज तुम्हारे पास अभी है ही नहीं, उसे देने या बांटने का सवाल कहाँ उठता है। मैं चाहूंगा कि तुम मुझे पिरामिडों तक ले चलो। अगर तुम मेरे गाइड बनना चाहो तो मैं उसके लिए भरपूर मेहनताना भी दूंगा। तुम्हें मालूम है वहां पहुंचने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? नवयुवक ने लड़के से सवाल किया। लड़के को तभी अनुभव हुआ कि इस बीच शराब खाने का मालिक उनके पास खड़ा होकर उनकी बातें सुनने लगा था। उसे थोड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसे गाइड मिल गया था जिसकी मदद से पिरामिडों तक पहुंचने का मौका वह गंवाना नहीं चाहता था। तुम्हें पूरा सहारा रेगिस्तान पार करना पड़ेगा, नवयुवक ने लड़के से कहा, और इसके लिए काफी पैसों की जरूरत पड़ेगी। कितना पैसा है तुम्हारे पास? लड़के को उसका सवाल अजीब लगा, लेकिन तभी उसे बूढ़े बादशाह की नसीहत याद आ गई। जब तुम सचमुच किसी चीज को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। उसने अपनी थैली से पैसे निकालकर नवयुवक को दिखाए। पास खड़े शराब खाने के मालिक ने भी उन्हें देखा। मालिक और नवयुवक ने आपस में अरबी भाषा में कुछ बात की, जिसमें शराब खाने के मालिक और उस नौजवान के बीच तू तू मैं भी हो गई। चलो यहाँ से कहीं बाहर चलते हैं, नवयुवक बोला। शराब खाने का मालिक नहीं चाहता कि हम यहाँ बैठें। लड़के की जान में जान आई। वह बिल चुकाने के लिए खड़ा ही हुआ था कि मालिक ने उसे रोक लिया और नाराजगी भरे स्वरों में कुछ तेज तेज बोलने लगा। वैसे लड़का भी तगड़ा था। उसका मन तो हुआ कि ईंट का जवाब पत्थर से दे, पर फिर चुप रह गया, यह सोचकर कि इस समय वह विदेश में है। उसके नए दोस्त ने मालिक को परे कर दिया और लड़के को अपने साथ शराब खाने से बाहर खींच ले आया। उसकी निगाह तुम्हारे पैसों पर थी, नवयुवक ने लड़के से कहा। यह टैंजियर पूरे अफ्रीका से भिन्न है। यह एक बंदरगाह है और हर बंदरगाह में तरह तरह के ठग होते हैं। लड़के ने अपने नए दोस्त की बात मान ली। उस नवयुवक ने ही तो उसे शराब खाने की उस मुसीबत से बचाया था। लड़के ने पैसे निकाल कर गिने। हम कल तक पिरामिडों में होंगे, नवयुवक ने कहा, और लड़के से पैसे ले लिए। अब मुझे 2 ऊंट खरीदने होंगे। अब वे दोनों टेंजियर की तंग गलियों से गुजर रहे थे। दोनों तरफ तरह तरह की दुकानें थीं। वे चलते चलते बाजार के चौक में पहुंच गए। हजारों लोग वहां खरीदारी कर रहे थे, मोल भाव कर रहे थे। हर तरह का सामान खरीदा और बेचा जा रहा था, सब्जियों से लेकर चाकू छुरों तक, काली तंबाकू और बहुत से सामान। लड़के ने 1 मिनट के लिए भी अपनी दृष्टि उस नवयुवक से नहीं हटाई। हटाता भी कैसे? उसका सारा पैसा उस नवयुवक के पास जो था
उसके मन में आया कि वह अपना पैसा उस नवयुवक से वापस मांग ले। नहीं, शायद ऐसा करना गैर दोस्ताना हरकत होगी। उसे इस जगह के रस्मों रिवाज के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। मैं उस पर निगाह रखूंगा, उसने अपने आप से कहा। वैसे भी उस नवयुवक से वह ज्यादा तगड़ा था। एकाएक उस सारी घपल चौथ के बीच उसे एक ऐसी खूबसूरत तलवार दिखाई दी जैसी इससे पहले उसने कभी नहीं देखी थी। म्यान चांदी जड़ी थी, मूठ स्याह काले हीरे जवाहरातों की चमक से जगमगा रही थी। लड़के ने स्वयं से वादा किया कि जब वह मिस्र से लौटेगा तो इस तलवार को जरूर खरीदेगा। जरा दुकानदार से पता करो इस तलवार की कीमत कितनी होगी, उसने अपने दोस्त से कहा। तब उसे ध्यान आया कि तलवार देखने के चक्कर में उसकी नजरें कुछ समय के लिए नवयुवक पर से हट गई थीं। उसका दिल धक से रह गया। वह नजरें घुमाकर उस तरफ देखना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि देखेगा भी तो पाएगा क्या। वह यूं ही कुछ और पलों तक तलवार देखता रहा। फिर हिम्मत जुटाकर उसने गर्दन घुमाई। उसके चारों तरफ बाजार था, लोगों की भीड़ थी, शोर शराबा था और तरह तरह के अजीबोगरीब खानों की खुशबू थी। मगर उसका नया साथी कहीं नहीं था। वह अपने मन को भरोसा दिलाना चाहता था कि उसका साथी चंपत नहीं हुआ और यहीं कहीं आसपास ही होगा। उसके इंतजार में वह वहीं रुक गया। इस दौरान एक मौलवी मीनार पर चढ़ गया। उसने अजान दी और फिर सारे लोग घुटनों के बल बैठकर नमाज पढ़ने लगे। फिर कामकाजी चींटों की टोली की तरह दुकानें समेटकर चलते बने। सूरज ने भी चलने की ठानी। लड़का डूबते हुए सूरज को तब तक देखता रहा जब तक कि वह चौक के सफेद मकानों के पीछे नहीं छुप गया। उसने सोचा, आज सुबह जब सूरज उगा था तो जैसे वह किसी दूसरे महाद्वीप में था। तब तक वह एक गडरिया था जिसके पास अपनी 60 भेड़ें थीं और उसे एक लड़की से मिलने का बेसब्री से इंतजार था। जाने पहचाने मैदानों से गुजरते हुए उस सुबह उसे सब मालूम था कि जो उसके साथ घटित होने वाला था। मगर अब जबकि सूरज डूब रहा था, वह किसी दूसरे देश में था, एक अनजानी जगह में, एक अनजान व्यक्ति जहां की भाषा भी वह नहीं जानता। अब तो वह गडरिया भी नहीं रह गया था, ना ही उसके पास कुछ बचा था। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह वापस जाकर एक बार फिर से अपना जीवन शुरू कर सके। सब कुछ सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच घटित हो गया, लड़के ने सोचा। उसे अपने आप पर तरस आया, साथ ही पछतावा भी हुआ कि एक ही झटके में जिंदगी का सब कुछ इस कदर बदल गया। उसे अपने आप पर शर्म आई। उसका मन हुआ कि रोले। अपनी भीड़ों के सामने उसे आज तक कभी रुलाई नहीं आई थी। मगर अब चौक बाजार खाली था। वह अपने घर से बहुत दूर था, इसलिए वह अपनी रुलाई रोक न सका। वह रो पड़ा। क्या ईश्वर का यही इंसाफ है कि अपने सपनों में विश्वास करने वाले व्यक्तियों को वह यही सिला देता है? जब मेरे पास भेड़ें थीं तो मैं कितना खुश था, चारों तरफ खुशियां बांटता था। लोग मुझे देखकर खुश होते थे और मेरा स्वागत करते थे। मगर अब मैं दुखी हूँ, अकेला हूँ, एक खुश मिजाज आदमी की बजाय कटु और शक्की इंसान बनने जा रहा हूँ, महज इसलिए कि एक आदमी ने मुझे धोखा दिया। मुझे उन लोगों से भी नफरत हो जाएगी जो अपना खजाना पाने में सफल रहे। चूंकि मैं खजाना ढूंढ सकने में विफल रहा, मुझे जो कुछ भी मेरे पास बचा है उसी में संतोष करना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं दुनिया जीतने के काबिल नहीं रहा हूँ। उसने अपनी थैली खोली। शायद कुछ बचा हो, जहाज पर खाए सैंडविच का टुकड़ा ही बचा हो, मगर नहीं। कुछ बचा था तो वह भारी भरकम किताब, उसकी जैकेट और वे 2 पत्थर जो उस बूढ़े ने उसे दिए थे। उन 2 पत्थरों को देखकर न जाने क्यों उसे थोड़ी राहत महसूस हुई। इसे उसने नगीना माना था और इन्हीं 2 पत्थरों के बदले में उसने 6 भेड़ें गंवाई थीं। इन पत्थरों को बेचकर वापसी का टिकट खरीदा जा सकता है, मगर इस बार मैं बेवकूफ नहीं बनूंगा, लड़के ने सोचा और वे दोनों पत्थर निकालकर थैली की बजाय अब अपनी जेब में रख लिए। उस दोस्त ने एक ही बात सच कही थी कि यह शहर एक बंदरगाह है और ऐसे सभी शहर ठगों के अड्डे होते हैं। अब उसकी समझ में आया शराब खाने का मालिक क्यों गुस्सा हो रहा था। वह तो उसे समझाना चाहता था कि उस नौजवान पर भरोसा न करे। और मैं भी क्या हूं? शायद उन्हीं सब लोगों की तरह जो इस दुनिया को अपने अपने चश्मों से देखते हैं, ताकि वे उसे वैसा देख सकें जैसा कि वे चाहते हैं, ना कि वैसा जैसा असल में है। लड़के ने उन पत्थरों को एक बार फिर टटोला। उनकी गर्माहट और चिकनाहट महसूस की।
अब तो ये पत्थर ही उसका खजाना है। उनको छूने भर से ही उसे अच्छा लगने लगा। उसे बूढ़े आदमी की बात याद आई, जब तुम सचमुच किसी वस्तु को पाना चाहते हो तो संपूर्ण सृष्टि उसकी प्राप्ति में मदद के लिए तुम्हारे लिए षड्यंत्र रचती है। लड़का बूढ़े की बात में छिपी सच्चाई जानने की कोशिश कर रहा था इस खाली चौक बाजार में, जबकि उसकी जेब में फूटी कौड़ी भी नहीं थी, निगरानी के लिए कोई भीड़ भी नहीं थी। तब वह यहाँ क्यों था और क्या कर रहा था? मगर वे पत्थर तो इस बात का सबूत थे कि उसकी भेंट किसी बादशाह से हुई थी, उस बादशाह से जो उसके बीते दिनों के बारे में सब कुछ जानता था। इन पत्थरों का नाम उरीम और थुमीम है और ये शगुन पढ़ने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लड़के ने पत्थर फिर से थैली में रख दिए और प्रयोग करना चाहा। बूढ़े ने बड़े सीधे और सादे सवाल पूछने को कहा था और यह भी कि पहले उसे मालूम होना चाहिए कि वह चाहता क्या है। उसने सबसे पहले यही पूछा कि क्या उस बूढ़े बादशाह का आशीर्वाद अभी भी उसके साथ है। उसने एक पत्थर बाहर निकाला। जवाब मिला, हाँ। क्या मैं खजाना ढूंढने में सफल हो सकूंगा? थैली में हाथ डालकर उसने दूसरे पत्थर को टटोलना चाहा। ऐसा करते वक्त वे दोनों ही पत्थर थैली के एक फटे कोने से जमीन पर गिर गए। लड़के को इस बात का पता ही नहीं था कि उसकी थैली में कोई छेद भी है। उरीम और थुमीम को उठाने के लिए वह झुका, मगर उसी समय उसे एक और नुक्ता याद आया। शकुनों को पहचानना सीखो और उन पर चलो। बूढ़े बादशाह ने ही तो कहा था पत्थरों का गिरना भी एक शकुन है। लड़का अपने आप में मुस्कुराया। उसने दोनों पत्थरों को उठाकर फिर से थैली में रख दिया। थैली को सिलने के बारे में उसे ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। वे पत्थर जब चाहे गिर सकते हैं। उसने सीखा था कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बारे में नहीं पूछना चाहिए ताकि आप अपनी नियति से न भटक जाएं। मैंने वादा किया है कि मैं अपना निर्णय खुद करूंगा, लड़के ने अपने आप से कहा। पर पत्थरों ने उसे एहसास दिलाया कि वह बूढ़ा अभी भी उसके साथ है। यह सोचकर उसे बड़ी तसल्ली हुई। उसने खाली चौक के चारों तरफ नजर घुमाई। अब उसके मन में घबराहट पहले से बहुत कम थी। यह जगह अजनबी नहीं, नई थी। वह भी तो नई नई जगह ही देखना चाहता था। क्या हुआ अगर वह पिरामिडों तक नहीं पहुंच पाया? मगर जितने भी गडरियों को वह जानता है वे उसके मुकाबले में इतनी दूर तक कहाँ आ पाए थे। उन्हें क्या मालूम था कि केवल 2 घंटों की दूरी पर चीजें कितनी बदल जाती हैं। वह चौक जहां वह खड़ा है इस समय कितना शांत है, मगर कुछ ही देर पहले कितनी गहमा गहमी से भरा था। पर वह उस नज़ारे को कभी भी भूल नहीं सकता। उसे वह तलवार भी याद आई। उसे थोड़ा दुख भी हुआ, मगर वैसी तलवार सचमुच उसने कभी पहले नहीं देखी थी। इस उहापोह में उसने अनुभव किया कि इस पूरी घटना के 2 ही पहलू हैं। एक तो यह कि वह खुद को एक ठग का शिकार मान ले या फिर खुद को एक साहसी व्यक्ति माने जो खजाने की खोज में निकला है। हाँ, मैं एक साहसी व्यक्ति हूँ जिसे खजाने की तलाश है, उसने अपने आप को दिलासा दिया। अगर यह अंश आपको अच्छा लगा और कहीं ना कहीं आप खुद को इससे जुड़ा महसूस कर पाए तो हमारे साथ ऐसे ही सफर पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। द अल्केमिस्ट की तरह यहाँ भी हर वीडियो आपको सोचने और आगे बढ़ने का एक छोटा सा संकेत देगा।